चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। काउजेस ऑफ पॉवर्टी। अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए थे, तो उस पीछे वाले में हम लोग पढ़े थे पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट इज पॉवर्टी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि पॉवर्टी के लिए जो मेजरमेंट किया गया था, यानी पॉवर्टी लाइन, कि कैसे इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करते हैं उसके बारे में। तीसरा हम लोग पढ़े थे पॉवर्टी को कंपेयर किए थे, कंपेयर कंट्री के बेस पे कंपेयर किए, स्टेट में बेस कंपेयर किए। अब हम लोग जो टॉपिक पर आए हैं उस टॉपिक का नाम है काउजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इतना जो हम लोग टॉपिक पर हैं, पॉवर्टी पे इतना जिक्र हुआ, तो आखिर ये पॉवर्टी है क्या, ये पॉवर्टी है क्या। तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्या है पॉवर्टी। सुनिए, देयर वाज अ नंबर ऑफ काउज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे काउजेज है। वन हिस्टोरिकल रीजन दैट शो, एक हमें हिस्टोरिकल रीजन दिखता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस। The policy of the colonial government resumed to traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile. स्टार्ट करते कहानी हम लोग कब से, जब पॉवर्टी पढ़ते हैं तो इंडिया का कहानी स्टार्ट होता है ब्रिटिश के समय से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आई थी, तो जब आई थी तो वो क्या किया कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्री थे, या इंडस्ट्री क्या बोलोगे, छोटे मोटे जो हैंडमेड वस्तु बनाए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट जो होते थे, उसको क्या कर दिया, उसने डिस्करेज कर दिया। डिस्करेज समझ रहा होगा, यानी उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और जब वो डिस्करेज कर दिया गया उसको, तो उसके डिस्करेज करने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। जैसे टेक्सटाइल में कोई लोग काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में जो था उस तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री लाना चाह रहा था। और इंडस्ट्री जब लाया तो ठीक है, इंडस्ट्री लाने से फायदा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस समय क्या हुआ, कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ गया, और उसी बेरोजगारी की वजह से उस समूह में एक तरीके से पॉवर्टी, धीरे धीरे गरीबी आती चली गई। पहला रीजन कर सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से। चलिए दूसरा रीजन पे आते हैं। लो रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रेसिडेंट अंटिल द 1980, मतलब 1980 तक जो कंडीशन रहा भारत का, वो बहुत, मतलब क्या बोलो, एक तरीके से लो लेवल रहा, यानी डेवलपमेंट जो है ग्रोथ का वो बहुत कम रहा। सो रिजल्टेड ऑफ लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। अब बताओ, जब ग्रोथ ही इंडिया का कम होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली लोगों को ज्यादा नहीं मिलेगा। मान लो इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा रहता, तब ना हम कह सकते थे कि हाँ नहीं, जॉब ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जब इंडिया का ग्रोथ रेट ही कम है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। दिस वाज टू अकम्प्लिश बाय द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, एक तो रीजन हो गया ब्रिटिश के समय में, दूसरा रीजन हो गया लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, तीसरा हो गया हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते चला गया। उस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ये दोनों कंबाइंड फैक्टर एक साथ काम कर गया। जॉब मिल नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर ने एक साथ मिलकर काम किया, और इससे क्या हुआ, तो कहता है कि रेट ऑफ द इनकम इज वेरी लो एंड द फेल्योर एट द बोथ फ्रंट, यानी हम लोग दोनों फ्रंट पे फेल्योर हो गए। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पाया और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो पाया। इस वजह से हम लोग पॉवर्टी के साइकिल में बंद है। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हो गया यहां तक का एक फैक्टर। अब देखो दूसरा कहता है कि विद द स्प्रेड ऑफ द इरिगेशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी वेर क्रिएटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर, नो डाउट कि इरिगेशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया, नो डाउट, बट द इफेक्ट्स वेर लिमिटेड इन द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन इसका जो इफेक्ट्स था ना, ये इफेक्ट्स कुछ ही पार्ट्स तक लिमिटेड रह गया। So the industries both in the public, so the industries both in the public and private sector, इसलिए दोनों इंडस्ट्री का बात कर रहा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का बात कर रहा है, did provided some job। सही बात है कि क्या किया कि दोनों तरफ से जॉब प्रोवाइड करवाया। लेकिन क्या हुआ कि डिड सम प्रोवाइडेड जॉब, जॉब भी प्रोवाइड करवाया, लेकिन जितना हैवी अमाउंट में कराना चाहिए उतना नहीं कराया, लेकिन जॉब प्रोवाइड करवाया। बट दिस वेर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब टू द ऑल जॉब सीकर्स, लेकिन आपके पास उतना भी जॉब आपने क्रिएट नहीं किया जितना आपके पास बेरोजगारी थी। 1000 आदमी बेरोजगार थे, आपने 10 आदमी को रोजगार दिया, तो 990 आदमी अभी भी आपके यहाँ बेरोजगार है। तो ये रेशियो समझ लो एक तरीके का।
अनेबल टू फाइंड टू प्रॉपर जॉब इन सिटीज, लोग एकदम जॉब पाने में सिटीज में, शहरों में अनेबल हो पा रहे थे, नहीं उनको मौका मिल पा रहा था कि अच्छा कुछ जॉब मिल पाए। मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज द रिक्शा पुलर्स, यानी कि रिक्शा चलाना शुरू कर दिए, वेंडर्स का काम करना शुरू कर दिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट, इरेगुलर स्मॉल इनकम आने लगा। इरेगुलर, इरेगुलर मतलब आया आया नहीं आया। दिस पीपल कुड नॉट बी अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउस, कभी भी ये लोग महंगे घर नहीं खरीद सकते हैं। एंड ऑफ पॉवर्टीज एंड लार्जली रूरल फेनोमेनन आल्सो बिकेम टू द फीचर्स ऑफ अर्बन सेक्टर, और यही वजह था कि अर्बन सेक्टर में कई तरह का बेरोजगारी हमें देखने को मिला था। तो ये दो फैक्टर, पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट से जोड़ करके चलना, इकोनॉमिक ग्रोथ को जोड़ लेना, और तीसरा जो पॉइंट हमारा वो इरिगेशन से जोड़ लेना, यानी कि कह सकते हो क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन से। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ने एक तरफ क्या किया, इरिगेशन को बढ़ाया, ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, इरिगेशन ने, ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या किया, रोजगार को बढ़ाया। लेकिन ये रोजगार लिमिटेड रह गया कुछ ही एरिया तक। अब जैसे पंजाब में पढ़े थे हम लोग, राजस्थान में, हरियाणा में कुछ ही एरिया तक, पंजाब गुजरात, सॉरी क्या नाम, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक ही लिमिटेड हो गया था। बाकी सारे स्टेट में उतना बेहतर ये कामयाब नहीं हो पाया। इस वजह से कुछ राज्यों को तो फायदा हुआ, बहुत राज्यों को फायदा नहीं हुआ। क्या इस दो पॉइंट को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कॉजेज को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। किसी को भी? वो इधर सोनाली, सुरभि, त्रिशला, कोई भी वो, सौरभ? नो सर। चलो ठीक है। इधर साक्षी, राहुल, प्रिंस, पूजा, नो सर। दिव्या, नो सर। मुकुल, नूरैन, चलो गुड। नो सर। अंशु, अनीशा, नो सर। चलो गुड 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 गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आफ्टर द नेक्स्ट क्या कहता है कि अनदर फीचर्स ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट हैव बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। आगे देखो, अनदर एक कहता है कि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज। कहता है कि अनदर फीचर्स ऑफ द हाई पॉवर्टी, पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा हाई था, और उसकी वजह से क्या हो गया कि पॉवर्टी रेट हाई हुआ, उसका वजह एक ये भी था कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया ना, कि किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा था, किसी के पास जमीन था ही नहीं। अब किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, जिनके पास जमीन की कमी बहुत कमी है, जिनके पास है ही नहीं, वहां पर पॉवर्टी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो रीजन फॉर पॉवर्टीज। Land and the other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue of meaningful manner. Major policy initiative like land reform, which aim to redistribution of asset in the rural area, we have not been to implement of properly. यानी कहने का मतलब है कि मेजर पॉलिसी इनिशिएट लाइक लैंड रिफॉर्म, सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाया, which aim to redistribution of asset, जिससे वो ये चाह रहा था कि एसेट का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके इन रूरल एरिया में, बट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया। एंड इफेक्टिवली बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार ने पॉलिसी तो लाया लेकिन पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया लैंड रिफॉर्म का। लैंड रिफॉर्म में ये था कि सरकार क्या करेगा, जैसे किसी के पास छोटा छोटा जमीन है, या फिर एक जमीन हमारा यहाँ है, एक जमीन हमारा यहाँ है, एक जमीन हमारा यहाँ है, तो अब खेती करने के लिए हमें इतना दूर दौड़ भाग करना पड़ रहा है। तो सरकार ने सोचा क्या कि सबका जमीन एक तरीके से ले लो और एक आदमी को एक ही एरिया में जितना उसका जमीन है उसको अवेलेबल करवा दो। मान लो इतना दूर जोड़ करके हमको इतना जमीन हो रहा था, तो एक ही एरिया में हमको अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, खेती करने में भी आसानी होगी और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो प्रॉपर वे में कामयाब नहीं हो पाया। Since the lack of land distribution have one of the major cause of poverty, एक ये अब हो गया मेजर cause, लिखोगे lack of land resource distribution have been one of the major poverty reason in India. Proper implementation policy, ना ही क्या हुआ कि implementation जो है वो सही से नहीं हो पाया, इस वजह से कई लोग जो है गांव में वो गरीब के गरीब ही रह गए। मेनी अदर सोशियो कल्चरल, कुछ और रीजन को जोड़ोगे तो कुछ और रीजन तुम्हारा क्या है, तो क्या कहते हैं देखो, कहता है कि कुछ और रीजन में, कहता है मेनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पॉवर्टी इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज।
पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड मनी। अब देखा भारत जैसे देश में आज इतना इतना फेस्टिवल मनाया जाता है, फेस्टिवल भी गरीब आदमी को शोभा नहीं देता है, फेस्टिवल अमीर आदमी तक ही शोभा देता है। वो कहोगे सर ये कैसे आप कह रहे हैं, तो फेस्टिवल तो सब मनाना चाहता है। अब उस फेस्टिवल मनाने के चक्कर में क्या होता है ना कि उनके पास पैसा होता नहीं है, उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। और ऐसा ऐसा टिपिकल खर्च वाला फेस्टिवल है अपने इंडिया में, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव फेस्टिवल होता है कि लोगों को कर्ज तक लेना पड़ जाता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। अब एक फेस्टिवल हो तो चलो ठीक है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में इतना ज्यादा फेस्टिवल है कि कई लोग फेस्टिवल के नाम से ही क्या होते हैं कि कर्ज लेते हैं। हम उनके कर्ज लेने से तो ठीक है, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाते क्योंकि उस लेवल पे उनका इनकम नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो गया, बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। इसके अलावा देखोगे स्मॉल फार्मर नीड्स मनी टू द बाय। इसके अलावा स्मॉल फार्मर होने जरूरत पड़ता है एग्रीकल्चर में इनपुट्स में, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने का। और पुअर पीपल के पास सेविंग होता नहीं है, तो सेविंग नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लेंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हो गया कि यूं समझो कि जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, इन सब से लेंगे। अब पैसा तो लेने टाइम हमने ले लिया, लेकिन क्या होगा कि इंडेप्टनेस में हम लोग कर्ज के बोझ में दब चले जाते हैं। और यही वजह होता है कि कर्ज के बोझ में चले जाओगे तो बताओ, पॉवर्टी का एक तरीके से साइकिल में जब तुम बन जाओगे तो फिर वही बातों से निकलना बहुत टफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो हमारे हिसाब से ये जो 6.5 पॉइंट था, इसको आराम से तुम लिख सकते हो। ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया से याद शुरू करोगे, फिर आ जाओगे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर आ जाओगे, फिर उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन पे लेके चले जाओगे, फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के आ जाओगे, और फिर उसके बाद आ जाओगे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर के आ जाओगे, जिसमें हम लोग फेस्टिवल का नाम जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा पुअर जो पीपल हैं, किसान जो लोन लेते हैं, उस लोन का जिक्र कर सकते हो। बताओ, इसको समझने में किसी को किसी भी प्रकार से कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलो। जल्दी बोलो। नो सर। गुड। इधर नीचे दिव्या उबिया ये सब जो भी है, सौरभ, सोनाली, त्रिशला, साक्षी, प्रिंस, पूजा, निखिल। नो सर। चलो डन है। अब हम बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर, यानी कि ये चैप्टर अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एंटी ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो खत्म करने का प्रयास करते हैं। देखो एंटी पॉवर्टी मेजर क्या होता है। कहता है एंटी पॉवर्टी मेजर में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैव बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी भारत का जब से एक तरीके से डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बनी है, तब से लेकर के आज तक हम लोगों के पास एक शुरू से ही पढ़ाए थे हम लोगों को कि चैलेंज बना हुआ है। तो द करंट एंटी पॉवर्टी टारगेट जो है, ये स्ट्रेटजी जो है, गवर्नमेंट ने दो बेस पे बांटा है, 2 प्लैंक्स इसका बना हुआ है, यानी समझ लो 2 बेस बना हुआ है। पहला हमारा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी, जीएनपी, ये सारे चीज पे हमें फोकस करना है कि इसको बढ़ाना है। ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक गरीबी कम हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, ये याद रखना ना, ये इक्वेशन याद रखना कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, सॉरी इसको इक्वेशन को याद रखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी कम होगा। ये पहला मेजरमेंट होगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी सरकार ने क्या किया, कई तरह का टारगेट पॉवर्टी प्रोग्राम, जैसे कि मनरेगा जैसा प्रोग्राम पढ़ेंगे हम लोग, पीएमआरवाई, है ना। कई तरीके से हम लोग सरकार के प्रोग्राम को पढ़ेंगे जो प्रयास करता है कि कम से कम एक तरीके से क्या हो सके कि इस समय में पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s तक का बात कर रहा है, देयर हैव बीन अ लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड टू मच रिड्यूशन ऑफ पॉवर्टी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया ना कि सॉरी टू मच नहीं होगा, नॉट मच, वही हम सोच रहे हैं। देखो नॉट मच रिड्यूशन इन पॉवर्टी, यानी ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, यानी कि 30 सालों में, आजादी के लगभग 30 सालों तक कहा जाता है, यानी अर्ली 80s तक, देयर हैव बीन लिटिल पर कैपिटा इनकम, यानी उस समय पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ बहुत कम बढ़ रहा था। अब बहुत सारे कहोगे कि सर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, हम समझा चुके थे, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। पीसीआई बराबर होता है नेशनल इनकम अब बाय टोटल पॉपुलेशन, याद रख लेना। पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम अब बाय टोटल पॉपुलेशन। अब कहोगे नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ 1 ईयर, यानी एक साल में जो टोटल देश की आबादी होती है
सॉरी टोटल जो इनकम होता है एक साल का उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और जो आपकी देश की आबादी है आप उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो नेशनल इनकम को क्या करते हैं, जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम था 1980s तक बहुत कम था पर कैपिटा इनकम। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ऑफिशियली अब क्या होगा कि नो टू मच ऑफिशियली पॉवर्टी एस्टिमेटेड, दो समय एस्टिमेट किया गया था पॉवर्टी का 1950s के आसपास में 45% के आसपास में था, जो कि लगभग लगभग कहा जाता है कि 80s तक में आते आते लगभग वही रहा पॉवर्टी रेट, लगभग 40-42 के आसपास उस समय भी बना रहा सिंस 80s। फिर 80s के बाद से कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ हैव बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा 80s के बाद, and the growth rate of jump to average 3.5% in 1970s, मतलब 3.5% चल रहा था पर ईयर के बेस पे डेवलपमेंट हो रहा था 1970s तक। लेकिन वो 1980s आते आते 1990s आते आते हम लोग 6% तक पहुंच गए, यानी बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा। ये बात है 1980s के बाद का बात है, ये 1980s के बाद का बात है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ज्यादा बढ़ करके आगे चला गया। The higher growth rates that help to the significantly reduction of poverty, just बताए ना कि कहीं भी अगर ग्रोथ रेट अगर हाई होगा, ऑब्वियसली ग्रोथ रेट हाई होगा तो क्या होगा कि पॉवर्टी कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो पॉवर्टी हाई होगा। एंड द हायर ग्रोथ रेट हेल्प टू द सिग्निफिकेंस ऑफ रिड्यूशन ऑफ पॉवर्टी, जो क्या क्या पॉवर्टी को कम कर दिया। इट बिकमिंग टू क्लियर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन, दिया ना इसके बीच में लिंक जबरदस्त है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिड्यूशन। याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी रिड्यूशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ of to vendors of opportunity and provided to source needed to invest in human development, यानी कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब इन्वेस्ट होगा इट्स ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन। आप बताओ जब पैसा लोगों के पास होगा तो बच्चे को क्या करेंगे, लोग स्कूल भेजेंगे। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे, गर्ल्स स्कूल जाएगी तो क्या होगा कि होप टू द गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। तो लोगों को ये आशा रहेगा कि आज जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे पे ही मान लो पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे गर्ल्स हो या बॉय जो भी हो, वो इसलिए इन्वेस्ट हो पा रहा है क्योंकि उम्मीद है, ऐसा आशा ऐसा लगाया जा रहा है कि तुम इस एजुकेशन को लेकर के आने वाले समय में इकोनॉमिक एक रिटर्न तुम दे सकते हो, यानी खुद अपना लाइफ भी एक प्रॉपर वे में जी सकते हो और साथ ही साथ देश के लिए भी कुछ एक अच्छी जॉब लेकर के, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर के देश में डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। तो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन जो तुमको दिख रहा है ना। और उससे क्या होगा कि हम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हेल्थ सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। एंड मोर टू ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो मच बिलो टू एक्सपेक्ट, लेकिन यही चीज एग्रीकल्चर में हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है। दिस इज डायरेक्टली बियरिंग टू पॉवर्टी इन लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन द विलेज एंड डिपेंडेंट। इसलिए देखो कि ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल, गरीब लोग क्या एग्रीकल्चर की वजह से, है ना, गांवों में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उस तरीके का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो लोगों के पास इनकम नहीं हो पा रही, और इनकम नहीं होगा तो लोग एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर एक जनरेशन अगर इकोनॉमिक प्रमोशन में एजुकेशन पे फोकस नहीं कर दिया तो फिर उसका आने वाला कई जनरेशन जो है उससे सफर कर जाएगा। अगर एक जनरेशन को हमने अगर सुधार दिया, एक जनरेशन को भी हमने अगर सुधार दिया, मान लो 10 जनरेशन से चलते आ रहा है कि नहीं गरीबी नहीं जा रही, गरीबी नहीं, लेकिन उस बीच में हमने अगर कहीं पर भी कोई डाउट तक बुआ? नो सर। जल्दी बोलोगे, कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग फोकस करते हैं किस पे, तो इन दिस सर्कमस्टांस देयर इज द नीडेड टू। अच्छा ये हो गया सरकार का, जो हम लोग अभी 2 प्लैंक्स पढ़ रहे थे ना, जो 2 पार्ट्स पढ़ रहे थे, 2 पार्ट्स में हमारा पहला पार्ट था इकोनॉमिक प्रमोशन। इकोनॉमिक प्रमोशन यानी ये इकोनॉमिक प्रमोशन हो गया, एजुकेशन वगैरह हेल्थ वगैरह सब इकोनॉमिक प्रमोशन का पार्ट हो गया। अब दूसरा तरफ पार्ट हम लोग बात करते हैं एंटी। अब क्या है कि अगर आपके देश में पॉवर्टी है
तो उस पोवर्टी को खत्म करने के लिए आपको तत्काल भी कोई ना कोई प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं तो आप सबको फ्यूचर के बेस पे तो आप नहीं छोड़ सकते हो। मान लो अभी जो वर्तमान में हमारा पोवर्टी है, अगर इस वर्तमान पोवर्टी को खत्म करने के लिए हमने वर्तमान में कोई प्लान अगर नहीं बनाया ना, और हम फ्यूचर के बेस पे छोड़ देंगे कि ठीक है आने वाले समय में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो पोवर्टी रेट और बढ़ते चला जाएगा, नंबर ऑफ पोवर्टी बढ़ते चली जाएगी, मतलब पुअर की संख्या बढ़ते चली जाएगी, जो देश के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वर्तमान में भी आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और रोजगार मिलने के साथ साथ लोग अपनी पोवर्टी जैसे साइकिल से बाहर निकल सके। तो ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं हम लोग एंटी टारगेट, यानी टारगेट बना करके हमको क्या करना है कि ये इस साल इतना बेरोजगारी है, हमको उस हिसाब से रोजगार क्रिएट करना है, और उस हिसाब से जब रोजगार क्रिएट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इस बेस पे तुमको थोड़ा ध्यान देना, क्या कहता है सुनना। In this circumstance, there is a clear need to target for anti-poverty program. Although there is so many schemes have been formulated to affect poverty. तुमको पता है कि कई तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं पोवर्टी को खत्म करने के लिए। देखो क्या कहता है सुना, सरकार कई तरह का एंटी पोवर्टी प्रोग्राम बनाती है। Although there are the so many schemes which formulated to affect poverty directly or indirectly. इसके अलावा सरकार क्या करता है, कई तरह के स्कीम बनाते हैं टू अफेक्ट पोवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि पोवर्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खत्म करने का प्रयास करता है। सम देम टू द मेंशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और उसी में से हम लोग कुछ एक्ट के बारे में पढ़ने हैं, कुछ रोजगार योजना के बारे में पढ़ना है ना। थोड़ा सा सुनना इस लाइन को, इस पैराग्राफ को सुनना। कहता है इट नीड टू द सर्कमस्टेंस देयर इज द क्लियर नीड टू टारगेट ऑफ एंटी पोवर्टी प्रोग्राम, हमें एंटी पोवर्टी प्रोग्राम पे फोकस करना पड़ेगा, और उसी एंटी पोवर्टी प्रोग्राम के तहत एक नया सरकार के द्वारा प्लान लाया गया था 2005 में, जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एक बात जान लो बुआ, एक टेक्निकल पॉइंट बता रहे, सुन लो। किसी भी पॉइंट में या किसी भी एक्ट में या किसी भी सरकार के रूल में अगर ये वर्ड जुड़ा हुआ है ना, ये वर्ड जो तुमको दिख रहा है गारंटी, अगर ये गारंटी जैसा वर्ड अगर तुम्हारे में जुड़ा हुआ है तो ध्यान से सुन लो, इसका मतलब है ये लीगल प्रोविजन है। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। समझ में आया होगा बात। अगर किसी भी सरकार के प्रोग्राम में अगर टर्म लगा हुआ है गारंटी, तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं एक तरीके से कटघरे में ला सकते हैं, अगर हमें वो राइट नहीं मिला तो। इट एम्स टू प्रोवाइडेड, इसका मकसद क्या था, पूछेगा कि मनरेगा जो है या नरेगा जिसको बोलते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस है कि प्रोवाइडेड टू 100 days of wages employment to poor household to ensure to livelihood security in the rural areas, यानी कि गांव में रहने वाले लोग को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार दी जाएगी। अब ये रोजगार मान लो 365 दिन जो लोग बेरोजगार रह रहे हैं, अगर उन्हें 100 दिन का रोजगार मिल गया तो कम से कम तो जीने का एक सहारा तो हो गया कि चलो कम से कम 100 दिन हमको पैसा मिल रहा है। एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट एवरी हाउसहोल्ड देयर, and it also aim to sustainable development to address to cause of drought, deforestation, soil erosion से जो समस्या आते हैं उसके एरिया में ये खास करके 1/3 of proposed job have been reserved for women, इसमें 1/3 जो है वो जॉब को रिजर्व किया गया स्पेशली वुमेन के लिए। The scheme provided employment approx इंडिया कहा जाता है कि 220 करोड़ persons per day person days of employment to 4.7 करोड़ हाउसहोल्ड। सोच लो लगभग 220 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें से SC, ST, वुमेन है ना। डेज ऑफ द स्कीम 23% उनका स्पेशल है, 17% ST का है और 53% रिस्पेक्टिवली यानी कि वुमेन का है। उसके अलावे क्या बोला गया कि देयर आर द एवरेज वेजेस इंक्रीज फ्रॉम 55 इन 2000 जो कि 132 रुपया 2013-14 में कर दिया गया। एंड वेजेस रेट अनस्किल्ड मैनुअल लेबर हैव बीन रिवाइज्ड स्टेट वाइज, हर स्टेट वाइज में इसका रिवाइज किया जाता है। वर्तमान समय में देखोगे किसी भी स्टेट में आपको 281 रुपया, याद रखना 281 रुपया, जैसे हरियाणा वगैरह में कई शहरों में कहा जाता है, और 164 रुपया वर्कर वगैरह झारखंड वगैरह में, इतना रुपया से कम नहीं मिलेगा। इतना रुपया आपको पर डे के हिसाब से कम मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम मनरेगा। फिर एक बार बता देते शॉर्टकट में समझो मनरेगा क्या है।
जिसका नाम अभी जो तुमको दिख रहा है ना महात्मा गांधी, पहले इसका नाम था नरेगा, पहले इसका नाम था नरेगा, जिसका पर्पस क्या था, रोजगार क्रिएट करवाना। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 100 दिन की रोजगार देती है, 100 दिन के लिए रोजगार देती है। और ये 100 दिनों के लिए जो रोजगार दे रही है, ये रोजगार में गारंटी रोजगार दे रही है कि कल कोई मान लो कि तुमको 90 दिन का ही रोजगार मिला, तो 10 दिन का तुमको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। यानी कि 10 दिन का तुम भले ही काम नहीं भी किया तो भी तुमको 10 दिन का पैसा मिलेगा। ये होता है, सोच लो, गारंटी का मतलब। 100 दिन का रोजगार मतलब 100 दिन का पैसा मिलना है, चाहे तुमको रोजगार मिले या कार्ड तुम्हारा बन गया मनरेगा का। जो गांव में लोग होते हैं, खास करके गांवों में जो गांव लेवल पे काम होता है, उस गांव लेवल पे जैसे रोड बनाया जा रहा है सरकार का, कोई ऑफिस बन रहा है, कोई भवन बन रहा है ना, इस तरीके के स्कूल बन रहा है, कहीं पे पेड़ कटाई हो रही है, कहीं पे मिट्टी भराई हो रही है, तो इन सारे कामों में उन्हें रोजगार दी जाती है। कभी मत समझना कि ऑफिशियल जॉब को दिया जाता है, इस तरीके का कोई रूरल एरिया में रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो जो रोजगार रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाया जाता है, उससे क्या होता है कि लोगों को कम से कम साल में अगर 100 दिन का रोजगार भी मिल गया तो साल के 365 दिन उन्हें बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिन तक रोजगार मिलने की वजह से वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा हमको बताओ कि मनरेगा को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? और मनरेगा क्या है? एंटी टारगेट प्रोग्राम है, याद रखना, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, एंटी पॉवर्टी के लिए टारगेटेड प्रोग्राम है ये। बोलोगे किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। अनीसा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। आर्यन? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो गुड। आयुष, दिव्या? नो सर। इधर खुशबू, मुकुल सब है ना रे? कि बहुत सारा क्या लाइन पे रह करके छोड़ के भाग जाते हैं, क्लास तो हो ही रहा है। नीरज, निखिल? निखिल गायब है। प्रिंस? नो सर। गुड। राहुल, साक्षी? नो यस सर। सर। चलो ठीक है। सौरभ? नो सर। सौरभ ऑब्लिक एक और है कोई, मधु सिंह? कोई दिक्कत हुआ तुमको? नो सर। गुड। इधर सोनाली, सर। सुनील, त्रिशला? पहले इसको चलो मतलब सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। पहले इसको नरेगा बोलते थे, फिर बाद में मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर क्यों रख दिया गया? महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, क्या? मतलब होता क्या है ना कि हर थोड़ा सा, क्योंकि ये रूरल एरिया का प्रोग्राम है ना, ठीक है, और हमेशा जो है क्या नाम है कि गांधी जी का स्टेटमेंट पीछे याद आ रहा है, गांधी जी का कुछ स्टेटमेंट था। गांधी जी ने बताया था कि भारत सच सही मायने में तब तक आजाद नहीं हो सकता है जब तक कि इंडिया से पॉवर्टी को खत्म ना किया जाए, है ना। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और एक तरीके से कह सकते हो कि इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रोग्राम में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए, और प्रोग्राम में गांधी जी का पता ही है कि कितना रिस्पेक्ट है, तो उनको एक तरीके से बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या किया गया, गांधी जी का नाम जोड़ा गया था। ठीक है, थोड़ा सा और उसको एक तरीके से सरकार की मोटो को ये बताने के लिए कि देखिए गांधी जी का प्रोग्राम था कि रूरल एरिया तक क्या होना चाहिए कि रोजगार पहुंचना चाहिए, गांधी जी का स्टेटमेंट होता था, तो उनके स्टेटमेंट को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से, सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरीके के नाम को जोड़ा गया था। और बोलो। नो सर, और कुछ नहीं। चलो गुड। दूसरा योजना देखो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड इन 1993। जैसे वो 2005 स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1993 में स्टार्ट हुआ। अब एम याद रखोगे इसका, द एम ऑफ प्रोग्राम टू द क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से आपको क्या करना है, रोजगार करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर द एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ।
यानी एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ है कोई, अगर वो खुद से कोई अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो खुद से अपना रोजगार को स्टार्ट कर सकते हैं रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन में, छोटे टाउन में या रूरल एरिया में अगर आपको कोई रोजगार करना है तो उस रोजगार करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम में सरकार क्या करेगी, आपको हेल्प भी करेगी, कुछ पैसा भी देगी। एंड दे हेल्प इन द सेटिंग अप टू द स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। सरकार आपको स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या करेगी, हेल्प करेगी। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या पढ़े समझ में आएगा, इसका क्या नाम रखा गया, PMRY। तो उसे पूछेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ PMRY, तो सिंपल सा कहोगे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMRY इज क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड टाउन एरिया एंड स्पेशली फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक, किसी को छोटा सा बात था। और इसमें सरकार कैसे हेल्प करेगी, तो सरकार आपको क्या करेगी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, छोटे मोटे इंडस्ट्री को लगाने के लिए सरकार आपको पैसा अवेलेबल करवाएगी। दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, लॉन्च 1995। REGP लॉन्च हुआ 1995 में। द एम ऑफ प्रोग्राम टू द क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। देखो दोनों में अंतर समझो क्या है। इसमें बोला, ऊपर वाले में क्या बोला कि वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था, वो एजुकेटेड का बात कर रहा था। यहाँ पर एजुकेशन जैसे कोई सिस्टम को प्रोवाइड करवाने की बात नहीं की गई, दिख रहा है। द एम ऑफ प्रोग्राम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स, a target of to the creating 25 lakh new job have been set up for the program under the 10th 5 year plan। जब 10th 5 year plan चल रहा था, 10वां जब पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी, तो उस 10वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था कि 25 लाख नया रोजगार सिर्फ इसके माध्यम से देना है, REGP के माध्यम से। तो तुमको पूछेगा कि REGP और PMRY में क्या अंतर है, तो बोलोगे कि REGP और PMRY में अंतर ये है कि PMRY जो बात करता है वो क्या नाम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात करता है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात करता है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड लोगों का बात करता है। इसमें एजुकेशन जैसे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। और वो स्टार्ट हुआ था 1993 में, ये स्टार्ट हुआ 1995 में। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में, किसी को? नो। है ना? तो क्वेश्चन लिखोगे व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज मेन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। What are कर देना, what are the main causes of poverty in India। बढ़िया से पॉइंट वाइज बढ़िया से लिख दोगे इसको, causes of poverty को। What are the main causes of poverty? What are the main causes of poverty in India? कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया होगा? काउज में क्या क्या लिखोगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एंटी पॉवर्टी मेजर में हम कितने टर्म पे पढ़े एंटी पॉवर्टी मेजर? 2 टर्म पे। पहला प्रमोशनल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोशनल में हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, कंट्री के GDP पे, पर कैपिटा इनकम पे फोकस करना है। GDP पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्या नाम है, पॉवर्टी रेट घट जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि पॉवर्टी रेट बढ़ने के साथ साथ, इकोनॉमिक रेट बढ़ने के साथ साथ पॉवर्टी रेट कम हो जाता है। तो शायद इसको भी समझ गया होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लोगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये दोनों PMRY, इसका क्वेश्चन हम कल लिख पाएंगे। अगला PMRY और REGP, ये सबको एक के साथ दे देंगे लिखने के लिए, ठीक है। आगे देखोगे एक नया प्रोग्राम है 10th 5 year प्लान में रोजगार क्रिएट करने। हाँ, 10th 5 year प्लान में एक और रोजगार क्रिएट करने के लिए आया था जिसका नाम था SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 1990, 1999 में इसको लॉन्च किया गया। The program aim to bring to the assist to the poor family